अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या इसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का नाम भी दे देते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे जेहन में पहले क्वेश्चन आता है कि ये है क्या। तो इससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं कोई भी ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से हो। जैसे लेट्स से बोर्ड मार्कर है, इसको मैं उठाकर अगर इस तरह ऊपर की तरफ लेकर जाता हूँ तो इसकी पोजीशन की वजह से इसके अंदर एनर्जी आ रही है। इन दैट केस अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो इसके पास वर्क डन करने की एबिलिटी आ जाएगी। वो क्या थी? क्योंकि इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी। इसी तरह जब मैं किसी गुलेल के अंदर पत्थर को रख के उसको मैं स्ट्रेच करता हूं तो वो भी वर्क डन कर सकता है। तो इसका मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो डिफाइन करेगी एक एनर्जी को, और उस एनर्जी को हम नाम देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब वही एनर्जी अगर पोजीशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे देते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है mgh। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला मौजूद है, तो यहाँ पर अब ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है और एक न्यू कॉन्सेप्ट लाने की हमें क्यों जरूरत पड़ गई। तो इसके आंसर के लिए मैं चंद एक एग्जांपल्स आपके सामने डिस्कस करता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर देखिए कि एक एग्जांपल है कि लेट्स से कि ये मेरे पास एक सरफेस है और यहाँ पर एक बॉल पड़ी है। क्लियर है? और अगर मैं किसी भी स्टूडेंट से पूछता हूँ कि बेटा मुझे बताओ कि इस पॉइंट पर इस बॉल की जो है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इस लेवल पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, सो एवरीवन विल से कि यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। लेकिन अगर मैं इसी बॉल को उठाकर इस पॉइंट पर ले आता हूं, अब देखें मेरी बात सुने, लेवल यहां पर भी सेम है और लेवल यहां पर भी सेम है। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहां पर आएगा इसके अंदर वर्क डन करने की सलाहियत आ जाएगी। ये वर्क डन कर सकता है अब, क्योंकि यहां पर ये इस हाइट पर मौजूद है और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh के फॉर्मूला से इसकी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी कि आप देखिए लेवल यहां पर भी सेम है, यहां पर भी सेम है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और है इस फॉर्मूला के मुताबिक। तो सबसे पहला मसला हमें ये आ रहा था इस फॉर्मूला से कि हम रेफरेंस पॉइंट क्या रखें। अगर हम रेफरेंस पॉइंट सरफेस ऑफ अर्थ रखते हैं तो सरफेस ऑफ अर्थ कोई डिफाइंड फॉर्म नहीं है। अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूं और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर रहा हूं, वहां पर मेरा रेफरेंस पॉइंट मेरी सरफेस है। अगर मैं थर्ड या फोर्थ फ्लोर पे हूं तो वहां पर जो उस वक्त की सरफेस है वो रेफरेंस पॉइंट है। तो सरफेस ऑफ अर्थ एक हमारे पास प्रॉपर रेफरेंस पॉइंट नहीं है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज किया। हमने अपना रेफरेंस पॉइंट बनाया इन्फिनिटी। यानी कि सपोज दैट अब ये ऑब्जेक्ट है, इसके लिए भी रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी है। अब यहां पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए भी रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी है। तो हमने एक रेफरेंस पॉइंट जो है ना उसको चेंज किया, सरफेस ऑफ अर्थ से हटाकर उसको हमने इन्फिनिटी बनाया। अच्छा चलो, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। अब दूसरा मसला हमें क्या आ रहा था? दूसरा मसला ये आ रहा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये mgh के बराबर होती है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, तो अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहें तो ठीक है, दैट्स इट, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको कहीं ऊंचे अल्टीट्यूड्स पर लेके जाना चाहें, सेवरल किलोमीटर्स ऊपर लेके जाना चाहिए, तो वहां पर आपको पता है कि जो g की वैल्यू है वो कम होना शुरू हो जाती है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो जितना ज्यादा अल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा g की वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहां पर हम ये बात करते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहती, ओवर लार्ज डिस्टेंसेस ये चेंज होना शुरू हो जाती है। सो इन दैट केस ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर वैलिड नहीं था। हमें जरूरत थी किसी ऐसे फॉर्मूला की जो ना सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ के करीब बल्कि किसी भी जगह पर जो है ना वो क्या कहते हैं, हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है ना वो बता सके। तो एक्चुअली इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो मेजर कर लेते हैं, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूटली एग्जैक्ट वैल्यू हम इस फॉर्मूला के तहत मेजर नहीं कर पाते। तो हमें यहाँ पर जरूरत थी एक नया फॉर्मूला, एक नई डेफिनेशन की। बातें सारी वही है, वर्ड्स थोड़े से चेंज है, थोड़े से रेफरेंसेस चेंज है। तो आपने बस टॉपिक पे लास्ट तक जो है ना वो बंधे रहना, इंशाल्लाह आपको काफी हद तक जो है ना वो क्लैरिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में क्या आता है कि किसी भी पॉइंट पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे कि आप उस पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी तक लेके जाने में जितना वर्क डन करेंगे उस पॉइंट पर वो उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे लेट्स से कि मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है
और यहाँ पर मैं इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो मेजर करना चाहता हूँ। इस पॉइंट को मैंने इन्फिनिटी एज्यूम किया हुआ है। वैसे इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, ये कभी नहीं आती, जस्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर इस पॉइंट को इन्फिनिटी एज्यूम किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं जितना वर्क डन करूंगा वो इसकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। या लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इसको यहाँ से यहाँ पर इन्फिनिटी पर लेके आने में जो मैं वर्क डन करूंगा वो इसकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन पॉइंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है। ठीक है, amount of work done by gravitational force in displacing the object from that point to infinity। और infinity पे जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो जीरो हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट वही बातें लिखी हुई है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ये वाला फॉर्मूला हमने क्यों कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ तक वैलिड है। उसके बाद कहते हैं कि बट इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है, जैसे लेट्स से कि हम इसको 1 से लेकर n तक लेके जाना चाह रहे हैं, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली वेरी करता है स्केयर ऑफ द डिस्टेंस से। और फिर उसके बाद हम ये बात करते हैं कि इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा वो एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं जो हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के अंदर किया था, कि हम क्या करते हैं कि हम इसके छोटे छोटे स्टेप्स कर लेते हैं, और छोटे छोटे स्टेप्स करके हमें ईच स्टेप इतना छोटा करते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि उस स्टेप के दौरान जो है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है। तो हम हर स्टेप की अलग अलग जो है ना वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स के दौरान वर्क डन किया उसको हम अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, और अलग अलग कैलकुलेट करने के बाद हम उन सब को जमा कर लेंगे, और उन सब को जमा करने के बाद हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हमने जब भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जिस पॉइंट से हमने कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट से इन्फिनिटी तक छोटे छोटे स्टेप्स बना लेते हैं। ठीक है, और हर स्टेप का अलग अलग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, और वर्क डन कैलकुलेट करके उसको ऐड कर लेंगे, हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो चले हमने वही यहाँ पे बात की, हम कह रहे हैं लेट्स से पॉइंट 1 जो है ना हमने एज्यूम किया हुआ है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है ना उसको प्लेस किया हुआ है, और हमने छोटे छोटे स्टेप्स बना लिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पर जो है ना वो वर्क डन कैलकुलेट करना, तो पहले हम करेंगे 1 से 2 तक। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट के जो सेंटर ऑफ अर्थ से 1.1 का जो डिस्टेंस है ये r1 है, और सेंटर ऑफ अर्थ से 0.2 का जो डिस्टेंस है ये r2 है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना चाहूं 1 से 2 तक का, क्योंकि जब हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो तो उसके लिए हमने देखा था डिस्प्लेस कितना किया, तो हमने 1 से 2 तक जो डिस्प्लेस किया उसका वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो जो 1 से 2 तक डिस्प्लेस किया इसको मैं डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये मेरे पास आ जाना है r2 माइनस r1। अच्छा, अब यहां पर एक और चीज जरा समझ ले, जब भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हम पहले कैलकुलेट करेंगे और उसको फिर हम जो डिस्प्लेसमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब भी हमारे पास वर्क डन आ जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स में यहाँ पर जो मेरे पास डिस्टेंस आता है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ ये r आता है। ठीक है, अभी हम क्या एज्यूम करें, हम r1 रखें इसकी जगह या r2 रखें, तो हम सिंपली इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, हम इन दोनों की एवरेज ले लेते हैं। और एवरेज लेने का आपको पता है मेथड क्या होता है कि हम पहला डिस्टेंस जमा दूसरा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जितनी भी टर्म्स होंगी उसको उतने भी डिवाइड कर देंगे। अभी हमें 2 डिस्टेंसेस हैं, एक मेरे पास r1 है एक r2, उसको मैं 2 पे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मुझे ये भी पता है कि जो मेरे पास डेल्टा r है ये r2 माइनस r1 के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं r2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये टर्म इक्वेशन के उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगी, तो r2 की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है कि जो r2 की वैल्यू डेल्टा r प्लस r1 इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है मैंने इक्वेशन 1 में, यानी कि r1 एज इट इज आ जाएगा और r2 की जगह डेल्टा r प्लस r1 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। अब देखिए ये भी r1 है ये भी r1 है, मेरे पास बन गया 2r1 और यहाँ पर डेल्टा r आ गया। इसको अगर मैं अलग अलग करके लिखता हूं तो ये मेरे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी दैट इज इक्वल्स टू r1 प्लस डेल्टा r बाय 2। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज जरा आप गौर से देखें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अंदर मेरे पास r की वैल्यू नहीं होती बल्कि r स्क्वायर की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि r स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। मेरे पास ये r की वैल्यू आई है, मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करने के बाद जो है मैं वो r स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी।
तो यहाँ पर मैंने r का स्क्वायर लिया तो r स्क्वायर आ गया, ये r1 प्लस डेल्टा r/2, ये टू टर्म्स है मेरे पास, ठीक है। अब चूंकि टू टर्म्स है, इसका जब मैं स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर जो कि r1 का स्क्वायर है प्लस 2ab, तो 2 इंटू r1 डेल्टा r/2, अच्छा, प्लस डेल्टा r/2 का स्क्वायर। अब देखिए मेरी बात सुनिए, यहां पर जब हम r1 की बात करते हैं तो r1 जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैं रेडियस ऑफ अर्थ की बात करूं ना तो ये मेरे पास 64 लाख मीटर यानी कि 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर या 6.4 मिलियन मीटर्स की मैं बात करता हूँ, ये इतना डिस्टेंस मेरे पास है सिर्फ। और उसके बाद आल्टीट्यूड जो है वो अलग से होगा, यानी कि जो r1 की वैल्यू वो काफी ग्रेटर है। डेल्टा आर की मैं बात करूं तो ये मैंने एक छोटा सा स्टेप यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है, ये फ्यू मीटर्स के अंदर हो सकता है, तो इसका मतलब कि जो r1 या r2 के सामने जो डेल्टा आर की वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। यानी कि यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो डेल्टा आर का स्क्वायर है ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। जब हम स्क्वायर करेंगे r1 का डेल्टा आर का तो वो जो मतलब कि r1 है ये और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा उसके मुकाबले में। तो चूंकि वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है तो हम बहुत छोटी टर्म को, मतलब कि बहुत बड़ी टर्म है उसके सामने बहुत छोटी टर्म को हम इग्नोर कर सकते हैं। जैसे लेट्स से कि आपके पास कोई मतलब कि एक मैं वैल्यू देता हूँ 1000 है और उसमें आपने 0.0035 ऐड करना है, तो वो आप ऐड करें या ना करें आपकी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये वाली जो टर्म है डेल्टा r/2 का स्क्वायर, इसको मैं यहाँ पर निग्लेक्ट कर सकता हूँ, इसको मैंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास बच गई ये वाली टर्म्स, तो r1 का स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, यहाँ पर ये 2 जो है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आपस में कट गए, पीछे का बचा r1 इंटू डेल्टा आर। अब डेल्टा आर चाहिए मेरे पास r2 माइनस r1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर मैंने डेल्टा आर की जगह जो है ना उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, और जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब आपको पता है r1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यह आ जाएगा r1 r2, और जब r1 को r1 से मल्टीप्लाई तो r1 का स्क्वायर और ये नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इन दैट केस अब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो r1 का स्क्वायर जो है वो r1 r2 फाइनली मेरे पास उसकी वैल्यू जो है वो आ गई है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, क्योंकि फाइनली मैंने r स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो ये मेरे पास अब आ गई है ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यूरिंग दिस स्टेप, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अपनी डेरिवेशन को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमने यहाँ पर जो फोर्स के लिए फॉर्मूला बनाया था उसके लिए हमने एज्यूम किया था कि उस स्टेप के लिए फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। अब चूंकि वो कांस्टेंट फोर्स है तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये वाला फॉर्मूला हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखिए चूंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लग रही होती है, ठीक है, यानी कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनका जो आपस में एंगल बन रहा है वो थीटा है हमारे पास 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक्चुअली हम कर क्या रहे थे, हम वर्क डन कैलकुलेट कर रहे थे फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, ठीक है। तो वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2 जो है वो f इंटू डेल्टा आर, और ये मेरे पास आ जाना है f डेल्टा आर cos 180, ठीक है। अब आपको पता है कि जो cos 180 है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। सो इन दैट के जो मेरे पास वर्क डन है वो मेरे पास आ जाना है -f इंटू डेल्टा आर, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई कर तो नेगेटिव साइन आ गया। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये बात आपने वैसे भी पढ़ी हुई है पहले भी चैप्टर 2 के अंदर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो वर्क डन है फ्रॉम पॉइंट 1 टू 2, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब जो फोर्स का हमने फॉर्मूला अभी ड्राइव करके हटे है -gm डिवाइडेड बाय r1 इंटू r2, ठीक है, ये हमने फोर्स की जगह पुट कर देना है। उसके अलावा जो डेल्टा आर है वो आपको पता है कि r2 माइनस r1 के बराबर है, तो डेल्टा आर की जगह मैंने r2 माइनस r1 लिख देना है, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा तो कॉमन ही रहेगा, इसको मैं एक मरतबा इसके साथ लिख लूंगा, एक मरतबा इसके साथ लिख लूंगा, ठीक है। तो इतने हिस्से को मैंने कॉमन निकाल लिया। अब जब मैंने इसके साथ लिखा तो r2 के साथ कट गया तो 1/r1 आ गया, इस तरह का तो r1 के साथ कट गया 1/r2 आ गया। तो ये मेरे पास जो है ना वर्क डन के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया है जिसके अंदर -g कैपिटल M इंटू स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय 1/r1 माइनस 1/r2। अब इस फॉर्मूला में जरा एक सीक्वेंस चेक करें। r1 वो डिस्टेंस है जहां से हमने शुरू किया और r2 वो डिस्टेंस है जहां पर हमने एंडिंग की है। तो इसका मतलब कि r1 से r2 तक अगर हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो वो 1/r1 माइनस 1/r2 मल्टीप्लाइड बाय दैट फैक्टर इस तरह आता है, ठीक है। इसका मतलब अब इसी को जरा अप्लाई करें नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने पॉइंट 2 से पॉइंट 3 पर मूव करना है, यानी कि वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 2
2.3, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, शुरू कहां से किया, R2 से, तो 1/R2 लिख लूंगा माइनस 1/R3। इस तरह अगर मैं 3 से 4 तक जाऊंगा तो 1/R3 माइनस 1/R4। इस तरह जब मैं 4 से 5 तक जाऊंगा तो 1/R4 माइनस 1/R5, ठीक है। तो इस तरह कंटिन्यू करते 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 जब मैं n तक पहुंच जाऊंगा, अब देखिए मुझे nth स्टेप का नहीं पता ये कौन सा स्टेप है, ठीक है। तो जो इससे पिछला स्टेप है मैं उसको n-1 कह लूंगा, सिंपल। अब देखो ना मेरी बात सुनो, लेट्स से कि फोर्थ स्टेप है तो फोर्थ से पिछला कौन सा है, 3 है, यानी कि 4-1। 3 से पिछला कौन सा है, 2, यानी कि 3-1। तो इसी तरह n से पिछला क्या होगा, n-1। तो लास्ट स्टेप के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास बन जाना है 1/Rn-1 से लेकर -1/Rn, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो ये जितना सारा वर्क डन है इस सारे को मैं क्या करूंगा, मैं ऐड कर लूंगा। यही मैंने कहा था ना कि तमाम स्टेप्स के लिए मैं वर्क डन कैलकुलेट करूंगा और तमाम वर्क डन को ऐड कर लूंगा। तो जो टोटल वर्क डन इक्वल आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा वर्क डन मतलब कि फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, पॉइंट 2 to 3 एंड सो ऑन टू पॉइंट n-1 to n। अच्छा, तो उसके बाद आप देखिए मैं सारी वैल्यूज पुट करूंगा। आप देखिए एक फैक्टर जो है ना, ये माइनस कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m, ये सब में कॉमन है, तो मैं इसको कॉमन निकाल लूंगा। 1 से लेके 2 तक के लिए क्या आ जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। वो सबके साथ मैंने कॉमन निकाल लिया, देखिए मैंने एक बड़ी ब्रैकेट लगा के सबके साथ कॉमन निकाल लिया। अब यहां पर क्या बचेगा मेरे पास, 1/R2 माइनस 1/R3। इस तरह ही आगे 1/R3 माइनस 1/R4। इस तरह उससे अगला 1/R4 माइनस 1/R5, उससे अगला 1/R5 माइनस 1/R6, ठीक है। तो करते करते ये यहां तक पहुंच जाएगा, क्लियर है। अब देखिए मेरी बात सुने, यहां पर एक जरा सीक्वेंस को जरा तवज्जो से देखें कि यहां पर 1/R2 नेगेटिव में है तो उससे अगले स्टेप में पॉजिटिव में है। इस तरह जो 1/R3 है, ये जो अगला स्टेप जो भी होगा उससे कट जाएगा, ठीक है। इस तरह जो 1/Rn-1 है, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इससे पिछले स्टेप में वो नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये भी मेरे पास पिछले स्टेप से कट जाएगा। यानी कि मेरे पास सिर्फ दो टर्म्स बचेगी, 1/R1 और 1/Rn। तो यहां पर सिर्फ ये दो टर्म्स बची है और इनके दरमियान में नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो ये मेरे पास है ना दो टर्म्स आ जाएंगी। ये अभी तक स्टिल कॉमन की कॉमन ही रखी हुई है मैंने, इसको मैं नहीं छेड़ रहा। अब 1/R1 माइनस 1/Rn, अब देखिए Rn जो है ये पॉइंट मेरे पास लाई कर रहा है इंफिनिटी पे, और अब आपको पता है कि जब भी हम इंफिनिटी को डिवाइड करते हैं 1 पे, 1/इंफिनिटी, ये हमारे पास हमेशा आंसर 0 आता है, दैट इज अ मैथमेटिकल टर्म। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1/इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये वाली टर्म जो है वो मेरे पास 0 हो जाएगी, ठीक है। मेरे पास बच गया R1, सो दैट इज द टोटल वर्क डन मेरे पास आ गया जो मैंने इस पॉइंट से इंफिनिटी तक किया है। तो यही मेरे पास होगी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि डेफिनेशन ये है कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट टू इंफिनिटी, क्यों सर्टेन पॉइंट से इंफिनिटी तक जो वर्क डन है उसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब यहां पर बात यह है कि ये मेरे पास सिर्फ R1 के लिए, अगर कोई पॉइंट इधर है या इधर है या कहीं पर भी है तो हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन है R, ठीक है। यानी कि मैंने अगर R1 से स्टार्ट किया था तो उधर R1 टर्म आ रही है ना, अगर मैं R2 से स्टार्ट कर दूं तो इधर टर्म आ रही थी R2, तो हम जनरली इसको R का नाम दे देंगे। तो मैं R1 की जगह R लिख दूंगा और टोटल वर्क डन की जगह मैं लिख दूंगा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट कुछ कंक्लूजन्स हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं हम हमारे टॉपिक में से। तो ये बातें जो है ना वो जरा तवज्जो से सुननी है, काफी कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ से क्लियर होंगे। अच्छा बेटा देखिए, जब सबसे पहले हम बात करते हैं कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में देखते हैं तो हम ये चीज देखते हैं कि वो डिस्टेंस जितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि उनका इनवर्स रिलेशन है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। और यहां पर देखते हैं तो यहां पर मतलब कि अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कांस्टेंट एज्यूम करते हैं तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो रही है। अब आप कहेंगे कि एक फॉर्मूला जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का कह रहा है कि वो कम हो रही है और एक फॉर्मूला कह रहा है ज्यादा हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना आप जरा चंद एक बातें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं और एक आधी एग्जांपल है उसे हम डिस्कस करते हैं। अब बेटा देखिए मेरी बात सुने, यहां पर -10 जूल एनर्जी का मतलब ये है कि इसको ऑब्जेक्ट को 10 जूल एनर्जी चाहिए इंफिनिटी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। और यहां पर -8 का ये मतलब है कि इसको 8 जूल एनर्जी चाहिए इंफिनिटी तक पहुंचने के लिए। अब एक ऑब्जेक्ट है उसके पास ऑलरेडी एनर्जी ज्यादा है तो उसको कम एनर्जी चाहिए ना इंफिनिटी तक जाने के लिए। अब यहां पर इसकी बात करें इसको सिर्फ 2 जूल एनर्जी चाहिए इंफिनिटी तक जाने के लिए, तो इसका मतलब कि इसके पास अपने पास एनर्जी ज्यादा है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या थी,
वो यही थी ना कि उसको इन्फिनिटी तक लेके जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, जो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो इसको सिर्फ 2 जूल एनर्जी चाहिए। तो आप खुद मुझे अपने कॉमन सेंस से अंदाजा लगा के बताएं कि एक ऑब्जेक्ट है उसको 10 जूल एनर्जी चाहिए इन्फिनिटी तक जाने के लिए, और एक है उसको सिर्फ 2 जूल चाहिए, तो ऑलरेडी किसके पास ज्यादा एनर्जी है? तो अंडरस्टूड बात है कि जो 2 जूल एनर्जी इसको चाहिए इन्फिनिटी तक जाने के लिए, इसका मतलब ऑलरेडी इसके पास ज्यादा एनर्जी है। चलिए मैं आपको जरा आसान अल्फाज में समझाता हूं। सपोज दैट कि मुझे चाहिए 1000 रुपीज, इस वक्त मेरे पास है 200 रुपीज, तो मेरा बैलेंस कितना हुआ? -800, कि मुझे 800 मजीद चाहिए 1000 करने के लिए, ठीक है। 1000 को यहाँ पे इन्फिनिटी समझ लें आप। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास 300 है तो मुझे मजीद 700 चाहिए 1000 पे जाने के लिए, ठीक है। अगर मेरे पास सपोज दैट 600 है तो मुझे मजीद 400 चाहिए। अब देखिए मेरी बात सुने, इस सिचुएशन में मेरे पास ज्यादा पैसे हैं ना, हालांकि देखें जो मेरा बैलेंस है वो अपेरेंटली पहले 800 था, अब 400 है, तो अपेरेंटली मेरा बैलेंस क्या हुआ है? कम हुआ है, लेकिन वो नेगेटिव में कम हुआ है, हकीकत में वो ज्यादा हुआ है, ठीक है। जब मेरा बैलेंस था -800, उसको मेरे पास 200 रुपीज थे, और अब मेरा बैलेंस है -400, अब मेरे पास 600 रुपीज है, ठीक है। तो इसी तरह यहां पर हम बात करते हैं कि जब ये ऊपर को जा रही है तो ये वैल्यू नेगेटिव में कम हो रही है। अब जब ये वैल्यू नेगेटिव में कम हो रही है तो इसका मतलब हकीकत में वो ज्यादा हो रही है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल एनर्जी है जीरो हो जाती है, दैट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और इस फॉर्मूला के मुताबिक भी इन्फिनिटी पर जाकर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, और इस फॉर्मूला के मुताबिक भी इन्फिनिटी पे जाके जो क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। बातें दोनों सेम कर रहे हैं बट वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिलेशन विद आर। तो जैसे ही आर इंक्रीज होगा यानी कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, जो यू है दैट बिकम्स लेस नेगेटिव, ये कम नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यू जो है वो इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव में उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो यू जो है हकीकत में क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर नेक्स्ट पे बात करते हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर को रेज करते हैं तो उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो इसका मतलब कि यू का आर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, उसके नेगेटिव के साथ इनवर्स रिलेशन है। यहां पर ये चीज आपने मद्देनजर रखनी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं चॉइस ऑफ जीरो पॉइंट। अगर हम इस फॉर्मूला को रेफरेंस बनाते हैं तो हमारा जीरो पॉइंट है सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। जीरो पॉइंट का मतलब जहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। लेकिन अगर इस पॉइंट को हम रेफरेंस बनाते हैं इस फॉर्मूला को, तो हमारा जो जीरो पॉइंट है दैट इज द इंफिनिटी। इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको भी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी इस चीज को प्रूव करके दिखाता हूं। तो जरा मेरी बात को तवज्जो से सुने। अब देखें कि वो ये बात कह रहा है कि चाहे हम जीरो पॉइंट ये लें चाहे हम जीरो पॉइंट ये लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा मैं कह रहा हूं कि चाहे हम जीरो पॉइंट सरफेस ऑफ अर्थ लें चाहे हम जीरो पॉइंट इंफिनिटी लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैलकुलेट करते हैं दो पॉइंट्स के डिफरेंस से, और दो पॉइंट्स का डिफरेंस जो है अगर जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती तो वो सेम आएगा, ठीक है। उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उन दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। इसको भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो वो ये बात कह रहा है कि यहाँ पर जो चेंज है वो सिर्फ सिग्निफिकेंट है, जो हमारे पास चॉइस ऑफ जीरो पॉइंट इज आर्बिट्रेरी है, टोटली हमने इमेजिन की हुई है, ठीक है। अब सरफेस ऑफ अर्थ मैंने आपको बता दी तो कोई भी डिफाइंड सरफेस ऑफ अर्थ नहीं है। एक ऑब्जेक्ट फोर्थ फ्लोर पे है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट फ्लोर पे, तो यहाँ पर तो सरफेस ऑफ अर्थ कोई भी डिफाइंड नहीं है। इस तरह ना तो इन्फिनिटी डिफाइन है, तो टोटली हमने इमेजिनरी कैलकुलेशन की हुई है। इन दोनों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे पास ताल्लुक है कि ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक गया। अब ना एक कैलकुलेशन है वो मैं आपको दोनों फॉर्मूला से करके दिखाता हूं, एंड देन फिर हम देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सेम आता है या नहीं आता, ठीक है। तो यहां पर हम एज्यूम करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट था, उसका जो मैस है हमारे पास वो 1 किलोग्राम है, वो सरफेस ऑफ अर्थ पे है। तो अगर वो सरफेस ऑफ अर्थ पे तो यहाँ पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है। इसको मैं उठाकर एक हाइट पर लेके जाता हूँ 1 मीटर की हाइट पे, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू mgh। अब यहां पर जब हम mgh कैलकुलेट करेंगे तो मैस है मेरे पास 1 किलोग्राम, जी की वैल्यू हम राउंड ऑफ लेके 10 मीटर पर सेकंड स्केल ले लेते हैं, और जो हाइट है मेरे पास उसको मैं 1 मीटर एज्यूम कर लेता हूं। तो इस सारे को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आती है दैट इज इक्वल्स टू 10 जूल, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का यहां पर मेरे पास डिफरेंस आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 10 जूल माइनस 0 जूल। तो उसने जो पोटेंशियल एनर्जी गेन की है दैट इज इक्वल्स टू 10 जूल। स्टूडेंट तो अब उसी को हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला से जो है ना वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं।
सो इन दैट केस अब मैं एक तरफ जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ के लिए कैलकुलेशन कर दूंगा और एक तरफ मैं 1 मीटर हाइट के लिए कैलकुलेट कर दूंगा, ठीक है। सिंपली हम रेडियस ऑफ अर्थ के अंदर ना 1 मीटर ऐड करके उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं जरा यहाँ पर जो है ना वो कैलकुलेशन करता हूँ दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ है ये आ जाना है, जी की वैल्यू पुट करते हैं 6.673 × 10⁻⁻11 और उसके बाद मास ऑफ अर्थ 24 और मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे रेडियस ऑफ अर्थ के साथ 6 4 1 2 3 4 5, ठीक है। और जो इसको सारे को सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास आंसर आता है दैट इज इक्वल्स टू 62559375 माइनस 62559375 जूल आंसर आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमने 1 मीटर हाइट पे जब डिस्कस करना है तो 1 मीटर हाइट पर हम इसको लिख लेंगे -6.673 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 24 इंटू 1 किलोग्राम और इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब देखिए जो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, इसके अंदर हम 1 प्लस कर देंगे 1 मीटर, क्योंकि अब हम 1 मीटर की हाइट पे आ गए हैं, ठीक है। आर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अर्थ से लेके उस ऑब्जेक्ट तक की हाइट, तो हम इसमें 1 मीटर ऐड कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 4 1 2 3 4 1 मीटर, ठीक है। अब इस सारे को जब मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आती है वो आती है -6255। इसको आप भी कैलकुलेटर से सॉल्व करें, -62559365 जूल, ठीक है। सो दैट इज द फाइनल, दैट इज द इनिशियल। अब जब मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूं, अब देखिए जो फाइनल वाली है -62559365 जूल और इसको इनका मैं जब डिफरेंस निकालूंगा इनिशियल वाली के साथ तो माइनस इंटू -62559375 जूल, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस सारे को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आता है 10 जूल। तो इसका मतलब कि अगर मैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला से भी फाइंड करता हूं तो मेरे पास आंसर 10 जूल ही आता है और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला से फाइंड करता हूं तो भी मेरे पास आंसर जो है वो 10 जूल ही आता है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन ये सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास दोनों मरतबा आंसर सेम आ रहा है तो हमें इतने मुश्किल फॉर्मूला या इतनी मुश्किल डेरिवेशन करने की जरूरत ही क्यों पेश आई। तो अगेन वही बात जो मैंने लेक्चर के शुरू में की थी कि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब तक वैलिड है जब तक जी जो है वो कांस्टेंट रहता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। तो अगर हमने किसी भी हाइट पर उसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी हो तो वो एक्चुअली इसी फॉर्मूला से हम करेंगे, वहां पर ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा। एक बात तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि हम रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर मैंने सरफेस ऑफ अर्थ लिया था, ठीक है, तो उस हिसाब से भी मेरा आंसर जो है 10 जूल ही आया है और यहाँ पर मैंने इन्फिनिट पॉइंट लिया था तो उस हिसाब से भी मेरा आंसर जो है 10 जूल ही आया है। तो ये एक्चुअली इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो सिर्फ डिपेंड क्या कर रहा होता है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, ठीक है। उसके अलावा जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर आते हैं तो उसके जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो उसकी चेंज आता है पोटेंशियल एनर्जी में, वो हमेशा पॉजिटिव आता है, चाहे वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे वो पोटेंशियल। यहां पर भी देखें पॉजिटिव में आंसर आया था और यहां पर भी देखें पॉजिटिव में आंसर आया था। ओके, तो यहां पर अगेन वही मैं बात करता हूं कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना वो तब हमारे काम आती है जब हमारे पास जी की वैल्यू जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास जी की वैल्यू कांस्टेंट है तो उसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला भी एज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ पे। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे आपको पता है जो डिस्टेंस होगा सेंटर से लेकर सरफेस ऑफ अर्थ तक का वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होता है। तो सिंपली मैं यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ पुट कर दूंगा आर की जगह और ये एक्सप्रेशन जो है ना, चूंकि अब एक ऑब्जेक्ट इधर है तो इसका मतलब उसको इन्फिनिटी तक लेके जाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो सरफेस ऑफ अर्थ से इन्फिनिटी तक लेके जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हम इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर कैलकुलेट भी की है, ठीक है। तो ये वो एनर्जी है जो हमें सरफेस ऑफ अर्थ से इन्फिनिटी तक जाने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नेगेटिव साइन है यहाँ पर ये एक्सप्रेस कर रहा है कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अट्रैक्टिव है। आप देखें मेरी बात सुने, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसको फ्रीली फॉल करने की इजाजत होगी, इसको फ्रीली फॉल करने देंगे तो वो हमेशा हाई एनर्जी टू लो एनर्जी मूव करेगा। ये बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो हाई एनर्जी टू लो एनर्जी मूव करता है, अब चूंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फ्री फॉल की परमिशन होगी तो उसकी जो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू वो हमेशा नेगेटिव आएगी, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो उसको नीचे को खींच रही है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अट्रैक्टिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मैसेज को अट्रैक्ट करती है। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू थिंक दैट दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू
तो काइंडली स्टूडेंट्स लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, और जितने भी स्टूडेंट्स आपकी कम्युनिटी में उन सब के साथ शेयर किया करें, एंड काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।